हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और टाका एयरलाइन फ्लाइट 110 एक ऐसे तूफान में फंस गया जहां बड़े बड़े बर्फ के गोलों की बारिश हो रही थी। प्लेन इतनी तेजी से हिलने लगा कि पायलट्स प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। प्लेन के बाहर सिर्फ घना कोहरा और बिजली चमकने की तेज रोशनी दिखाई दे रही थी। लेकिन ये तो बस मुसीबत की शुरुआत थी। देखते ही देखते प्लेन का दोनों इंजन फेल हो गया। कैसे एक आधुनिक वेदर रडार होने के बावजूद भी ये प्लेन एक विशालकाय तूफानी बादल में फंस गया। जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 24 मई 1988 गोल्डसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिलीज टाका एयरलाइन फ्लाइट 110 38 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरा। ये प्लेन बोइंग 737-300 का मॉडल था, जिसे कुछ ही दिनों पहले टाका एयरलाइन कंपनी को डिलीवर किया गया था। इस प्लेन को 29 वर्षीय कैप्टन कार्लोस उड़ा रहे थे। उनके पास 13,000 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। कैप्टन कार्लोस अपनी एक आंख से ही प्लेन उड़ाते थे। दरअसल वर्ल्ड वार 2 के दौरान उनके साथ एक हादसा हो गया। कैप्टन कार्लोस साल्वाडोर एयरपोर्ट में एक प्लेन लैंड करा रहे थे। तभी दूर बैठे एक स्नाइपर ने उन पर एक बुलेट फायर कर दिया। ये बुलेट कैप्टन कार्लोस की आंखों से होते हुए निकल गया। इस हादसे में उनकी एक आंख चली गई। करीब 3-4 महीनों के बाद वो रिकवर भी हो गए और मेडिकल एग्जाम देने के बाद उन्हें वापस प्लेन उड़ाने की इजाजत मिल गई। यहाँ पर बहुत से लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि अगर उनकी एक आंख खराब हो चुकी थी तो वापस से उन्हें प्लेन उड़ाने की इजाजत कैसे मिल गया। यहाँ पर इसका एक सिंपल सा जवाब है। प्लेन उड़ाने के लिए सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स और लाइट्स को देखना होता है और इन सबको एक आंख से भी देखा जा सकता है। इसलिए एक आंख खराब होने के बाद भी कैप्टन कार्लोस को दोबारा से प्लेन उड़ाने की इजाजत मिल गई। हाँ, ये बात और है कि पायलट बनने से पहले अगर उनकी एक आंख खराब हो जाती तो वो पायलट बनने के लिए एलिजिबल नहीं होते। पायलट बनने के लिए दोनों आंखों का सही सलामत होना जरूरी है। खैर, आते हैं टाका एयरलाइन के पास। कैप्टन के अलावा फर्स्ट ऑफिसर डियोनिजियो थे। उनके पास भी 12,000 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। इन दोनों पायलट्स के अलावा एक लाइन ट्रेनिंग कैप्टन ऑर्थरो सोली भी थे। वो बेसिकली ये देखने के लिए प्लेन में मौजूद थे कि ये नया प्लेन सही से काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि बस कुछ ही दिनों पहले इस प्लेन में एक शिकायत आई थी। इसका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था, इसलिए उस दिन इस फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। बाद में पता चला कि इस प्लेन को बॉन यार्ड में बहुत दिनों से वेटिंग में रखा गया था, इसलिए इसकी बैटरी में खराबी आ गई। फाइनली इसके बैटरी को रिप्लेस करने के बाद टाका एयरलाइन को उड़ने की इजाजत मिल गई। पीछे के सीट में बैठे ट्रेनिंग कैप्टन का काम बस यही देखना था कि बैटरी को चेंज करने के बाद प्लेन ठीक से उड़ान भर रहा है या नहीं। अब ये प्लेन धीरे धीरे 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। उस दिन मौसम भी खराब था, पर इतना भी खराब नहीं था कि प्लेन उड़ान न भर सके। प्लेन में भी ऑनबोर्ड रडार सिस्टम होता है। ये बेसिकली रडार पल्सेस को इमिट करता है और ये बादलों से टकराकर बाउंस बैक हो जाती है। इन पल्सेस को वापस प्लेन रिसीव कर लेता है। इसके बाद प्लेन का कंप्यूटर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाकर ये पता लगा लेता है कि आगे तूफान है या नहीं, अगर है तो कितनी दूरी पर है और उसका आकार कितना बड़ा है। इन सबको कैलकुलेट करके डिस्प्ले में शो करा दिया जाता है। इस ब्लैक एरिया का अर्थ होता है कि यहाँ पर तूफानी बादल नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ है। वहीं ग्रीन एरिया का अर्थ होता है कि यहाँ पर थोड़े बहुत बादल दिख सकता है। वहीं अंबर कलर का एरिया ये इंडिकेट करता है कि ये तूफान बहुत ही खतरनाक है। प्लेन को इससे दूर ही रखना चाहिए। फ्लाइट 110 के रडार में 2 तूफानी बादल दिखाई दे रहा था। प्लेन को इन दोनों से ही दूर रखना था। ऐसे में कैप्टन ने ये डिसीजन लिया कि प्लेन को दोनों तूफानी बादलों के बीच से होते हुए फ्लाई कराते हैं। यहाँ पर अधिक क्लाउड्स तो है नहीं, थोड़ा बहुत टर्बुलेंस तो होगा, लेकिन प्लेन फ्लाई कर सकता है। अब प्लेन धीरे धीरे तूफानी बादलों में प्रवेश करता गया। टर्बुलेंस के कारण प्लेन तेजी से हिलने लगा। कुछ ही सेकंड्स के अंतराल में ये टर्बुलेंस और भी अधिक बढ़ने लगा। तभी कॉकपिट में ओवरहीटिंग का अलार्म बजने लगा। कैप्टन को लग रहा था कि वो दोनों तूफानी बादलों से बचते हुए जा रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। वो धीरे धीरे एक विशाल बर्फीले तूफान में प्रवेश कर रहे थे। पायलट्स को ट्रेनिंग में ये बताया जाता है
कि जब कभी भी आपको तूफान दिखाई दे, कुछ नहीं करना है, सीधा आपको रास्ता ही बदल लेना है। लेकिन अगर प्लेन तूफान में प्रवेश कर जाए तो उसके अंदर से निकलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग प्लेन बना लो, कुदरत के कहर के सामने वो टिक नहीं पाएगा। इसलिए ऐसे कंडीशंस में बेहतर यही होता है कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। प्लेन हिल रहा है तो हिलने ही दो, जब तक कि ये तूफान से बाहर ना निकल जाए। कैप्टन ने भी यहाँ पर यही डिसीजन लिया, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही थी। प्लेन का वेदर रडार जो तूफान का पता लगाता है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लेन का रडार पल्सेस बादलों से टकराकर वापस आती है तब ये पता चल जाता है कि आगे तूफान है, लेकिन इस प्रोसेस में ये नहीं पता चल पाता कि इस तूफान के पीछे कितना बड़ा तूफान है। फ्लाइट 11 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कैप्टन को लगा कि हम छोटे मोटे तूफान से बचकर निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन छोटे मोटे तूफान के पीछे एक दैत्याकार तूफान उनका इंतजार कर रहा है। कुछ ही सेकंड्स में पायलट को भी ये अंदाजा हो गया कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्लेन अब इतनी तेजी से हिलने लगा कि कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट्स को भी देखना मुश्किल हो गया। विंड स्क्रीन के आगे सिर्फ घना कोहरा ही दिखाई दे रहा था। करीब 1 मिनट बाद प्लेन का दोनों इंजन फेल हो गया। प्लेन का इंजन ही प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। ऐसे में इंजन डेड हो जाने के कारण प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो गया। यहाँ पर प्लेन में एक बैटरी भी था जो प्लेन के जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स में पावर सप्लाई कर रहा था। इस प्लेन में रैम एयर टरबाइन नहीं था जो इंजन फेलियर के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। इस प्लेन में एपीयू यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट प्लेन के टेल में लगा हुआ था। ये भी एक तरह से इलेक्ट्रिक जनरेटर ही होता है जो इंजन फेलियर के बाद पावर सप्लाई करता है, लेकिन अभी इसे ऑन नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये एपीयू भी एक छोटा सा जेट इंजन होता है जो बाहर से एयर को इन होल्स के जरिए सक करता है। अगर इस इंजन को तूफान के बीच में ऑन करने की कोशिश किया जाता तो ये इंजन भी दोनों इंजन के जैसे डेड हो सकता था। मतलब कि प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर सिर्फ बैटरी पावर ही था जो अगले 30 मिनट्स तक बैकअप दे सकता था। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि प्लेन कितनी तेजी से हिल रहा है। इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आगे कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। फर्क तो इससे भी नहीं पड़ता कि बैटरी पावर में एटीसी को बता भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। फर्क तो इससे पड़ता है कि चाहे कितना भी ये तूफान जुल्म कर ले, बस आगे बढ़ते जाना है उसी दिशा में और इंतजार करना है कि कब ये तूफान खत्म होगा। इंजन फेलियर के कारण प्लेन का एल्टीट्यूड भी धीरे धीरे कम हो रहा था। प्लेन धीरे धीरे तूफानी बादल के निचले लेयर में प्रवेश कर रहा था। अब प्लेन में टर्बुलेंस भी थोड़ा कम होने लगा। कैप्टन प्लेन को कंट्रोल करने में लगे हुए थे, वहीं फर्स्ट ऑफिसर इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे और पीछे के सीट में बैठे लाइन कैप्टन चेकलिस्ट में ये सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे कि दोनों इंजन फेल हो जाने के बाद क्या किया जाए, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेना चाहिए प्लेन को सही सलामत लैंड कराने के लिए। पर अफसोस ऐसा कोई चेकलिस्ट प्लेन में मौजूद था ही नहीं। उन दिनों ऐसा केस देखने को नहीं मिलता था जब एक साथ एक ही समय में दोनों के दोनों इंजन फेल हो जाए। इसीलिए उस वक्त ऐसा कोई चेकलिस्ट बना ही नहीं था बोइंग 737 के लिए। धीरे धीरे प्लेन ग्लाइड करते हुए 16,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। बादलों का घना कोहरा भी अब हटने लगा था। यहाँ पर पायलट ने ऑक्सिलरी पावर यूनिट को ऑन कर दिया। अब पूरे प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगा। तुरंत ही फर्स्ट ऑफिसर ने एटीसी को रेडियो कॉल किया। एटीसी ने कहा कि आपको लेक फ्रंट एयरपोर्ट में लैंड करना चाहिए। यही एक एयरपोर्ट है जो सबसे नजदीक है, लेकिन जिस स्पीड से प्लेन नीचे आ रहा था उसे देखते हुए सबसे पास के एयरपोर्ट में भी जाना इम्पॉसिबल था। पायलट्स को अब समझ में आ चुका था कि हमें प्लेन को क्रैश ही कराना पड़ेगा। जैसे जैसे प्लेन नीचे आ रहा था विजिबिलिटी भी बढ़ रही थी। पायलट्स नीचे ग्राउंड में भी देख पाने में सक्षम होने लगे। यहाँ पर पायलट को एक नदी दिखाई दिया जो आकार में इतनी चौड़ी थी कि प्लेन को लैंड कराया जा सके। कैप्टन अब डीचिंग चेकलिस्ट में लिखे सारे प्रोसीजर को फॉलो करने लगे, जैसे कि आउटफ्लो बल्ब को क्लोज कर देना ताकि पानी अंदर ना घुस सके, फ्लैप्स को नॉर्मल रखना ताकि पानी के इम्पैक्ट से ये टूट ना जाए, लैंडिंग गियर को क्लोज कर देना और ऐसे ही ढेर सारे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है वाटर लैंडिंग कराने से पहले। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना के रखा है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में।
केबिन में बैठे सारे पैसेंजर्स को भी अब ये बता दिया गया कि प्लेन को एक नदी में लैंड कराया जा रहा है। तभी फर्स्ट ऑफिसर को एक लंबा सा मैदान दिखाई दिया जो कि नदी के ठीक बगल में था। उन्होंने कैप्टन से कहा कि क्यों ना हम इस प्लेन को पानी के बजाय इसी ग्राउंड में लैंड करा दें। ये ग्राउंड नदी के ठीक बगल में है, यानी कि हम बिना इंजन के भी उस ग्राउंड तक पहुंच सकते हैं और इसकी लंबाई भी इतनी है कि बोइंग 737 जैसा एक प्लेन रुक सकता है। कैप्टन भी ये करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। दरअसल इस घास के मैदान से कुछ ही मीटर दूर नासा का एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था और वो घास का मैदान एक रोड हुआ करता था जिसका यूज ना होने के कारण उसमें घास फूस निकल गया। धीरे धीरे प्लेन नीचे आता गया और घास के मैदान से अलाइन होकर लैंडिंग की तैयारी करने लगा। प्लेन सही सलामत टचडाउन कर गया, पर इंजन फेलियर की वजह से इसे रोकने में काफी समस्या हो रही थी। रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल ना होने की वजह से प्लेन का डिस्क ब्रेक काफी गर्म होने लगा। फाइनली ये लड़खड़ाता हुआ प्लेन रुक गया। प्लेन में बैठे सभी लोगों की जान बच गई। तुरंत ही सभी लोग प्लेन से बाहर निकलने लगे। तेज बारिश हो रही थी। इसी बारिश में भीगते हुए सभी लोग खुशी मना रहे थे, मानो उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो। फर्स्ट ऑफिसर ने ये नोटिस किया कि कैप्टन अब भी कॉकपिट से बाहर नहीं निकले हैं। उन्होंने जोर से कैप्टन को आवाज देते हुए कहा कि कैप्टन बाहर आ जाइए, हम सुरक्षित लैंड कर चुके हैं। पर कैप्टन ने कहा कि अभी मुझे बाहर नहीं जाना, तेज बारिश हो रही है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। इस तरह से टाका एयरलाइन का हैप्पी एंडिंग हो गया। ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और यहीं से शुरू होती है एक दूसरी कहानी। प्लेन को तो किसी तरह से एक खेत में लैंड करा दिया गया, लेकिन करोड़ों रुपए के प्लेन को खेत में ही नहीं छोड़ा जा सकता। इसे किसी तरह से एयरपोर्ट तक तो ले जाना ही पड़ेगा। कैसे इस प्लेन को निकाला गया और कैसे इस तरह के दूसरे प्लेन्स को भी निकाला जाता है जब कोई प्लेन समुद्र, नदी, नाले या किसी कीचड़ में लैंड करता है, जानेंगे इसकी भी पूरी कहानी अगले वीडियो में। इस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, बस उन्हें ये देखना था कि इंजन कैसे डेड हो गया, वो भी एक ही समय दोनों के दोनों इंजन की बनावट की जांच करने के बाद ये पता चला कि ये इंजन ढेर सारे वाटर को सक करने के बाद भी आसानी से रन कर सकता है। उस वक्त इंजीनियर्स को लग रहा था कि पानी और बर्फ एक ही तरीके से इंजन में प्रभाव डालता है, इसलिए उन्होंने इस इंजन के अंदर पानी डाल के टेस्ट तो किया था, लेकिन आइस टेस्ट नहीं हुआ था। इस घटना ने ये साबित कर दिया कि पानी के दो रूप इंजन में अलग अलग प्रकार से प्रभाव डाल सकता है। अगर इस इंजन के अंदर बर्फ चला जाए तो अधिक संभावना है कि ये बर्फ के गोले सीधे इंजन के कोर में पहुंच सकता है और इंजन के अंदर तबाही भी मच सकती है। बाद में इस इंजन को मॉडिफाई कर दिया गया और आज के इंजन्स बेहद ही एडवांस हो चुका है, इसलिए तो आज इस तरह के प्रॉब्लम्स देखने सुनने को नहीं मिलता। उधर बोइंग कंपनी ने भी अपने चेकलिस्ट को अपडेट कर दिया। अगर प्लेन का दोनों इंजन फेल हो जाए तो पायलट को क्या करना चाहिए, इस बारे में भी चेकलिस्ट में मेंशन किया गया है। हालांकि मैंने भी इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बना रखा है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।